आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। अब हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है, बल्कि ये कहेंगे कि दूसरी लहर पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है। कोरोना देश में तांडव मचा रहा है और लोग हर दिन इसके शिकार होते जा रहे हैं। हर तरफ दहशत का माहौल है। देश में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 3,980 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,29,113 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पहले 23 अप्रैल को देश में 4,01,993 नए केस दर्ज किए गए थे। तो दुनिया भर के तकरीबन 40% केस हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 5 मई तक देश भर में 16,25,13,339 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया भर में भारत का दूसरा स्थान है। मतलब भारत अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया के मामले में, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो भी भारत में हुई हैं। इसी बीच डराने वाली खबर यह है कि देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से उभर नहीं पाया है कि तीसरी लहर की बात सामने आ गई है। कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन कब ये अभी कहा नहीं जा सकता है। कुछ केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसे रोका नहीं जा। काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया है। कल सरकारी उसका भी कई जगह मनीष जी गए थे, सतेंद्र जी गए थे, उन्होंने मुआयना किया था। आज ये प्राइवेट का देखने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि अब एक तरह से जो प्रोसेस हैं वो सारे ठीक से लागू हो गए हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए और अभी बहुत कम वैक्सीन आई है। अब जो हमारे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं तो हम चाहें तो इसको स्केल अप 24 घंटे में कर सकते हैं और बहुत बड़े स्केल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन की प्रोडक्शन की कमी है। अगर वैक्सीन हमें सारी मिल जाए तो जैसे मैंने कहा था, हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को हम वैक्सीनेट कर दें। वो टारगेट अचीव करना संभव है। अब केवल और केवल एक ही अड़चन बच गई है कि वैक्सीन की हमें सप्लाई ठीक हो जाए। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। आज जो ऑक्सीजन का बुलेटिन जारी हुआ उसमें 43 जगह से SOS कॉल्स आए थे। तो वो बैठ के पूरा एक वॉर रूम बना हुआ, वो कोशिश करते हैं कि कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए। तो 1-2 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे दिक्कत हुई थी, पर हमारी पूरी कोशिश है कि समय पे ऑक्सीजन पहुँच जाए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ लगाम नहीं लग पाया, तो ऐसे में क्या लॉकडाउन की सीमा और बढ़ाई जाएगी? जब तक जरूरत पड़ेगी। अभी तो जनता ही डिमांड कर रही है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। जनता खुद देख रही है कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये। सर, नॉर्मल बेड तो कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं, लेकिन ICU बेड की इतनी ज्यादा किल्लत है। लोग, जो आम जनता है, वो बहुत ज्यादा एक्चुअली बीमारी का ये भी तो आप देखिए ना कि कितनी बड़ी महामारी है। जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ता जा रहा है। कुछ विशेष व्यवस्था सर बेड को लेके आने वाले समय में हम काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर हम बढ़ाना चाहते हैं। कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर हम ऑक्सीजन बेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा। चर्चा की शुरुआत बाद में करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, जो कि सीधे पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। बंगाल में विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने। मोदिनापुर में भी वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ है। जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार हमले की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार वहां पर नई बन चुकी है। TMC के गुंडों ने किया हमला, ये मुरलीधरन का कहना है।
आपको ये बता दें कि मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। ये हमले की जो घटनाएं हैं पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर बीजेपी नेताओं पर हमला किया जाता है तो सीधा सीधा आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगता है और टीएमसी नेता उनको नहीं कहा जाता है बल्कि टीएमसी के गुंडे उनको कहा जाता है। हमने इलेक्शन से पहले जो हाल था वो वहां पर देखा था, किस तरीके से टीएमसी नेताओं की हत्याएं की गई थी, किस तरीके से बीजेपी नेताओं की हत्या की गई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके का हाल इस समय पश्चिम बंगाल में। ये देखिए उनका काफिला सामने से आता है और ये कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि डंडा लेकर, सब लोगों के हाथ में एक एक डंडा है जो कि काफिले की तरफ विदेश राज्य मंत्री के बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं और यहीं पर हमला किया गया। आरोप यह लगाया जा रहा है, विदेश राज्य मंत्री का खुद कहना है कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये टीएमसी के लोग हैं। तस्वीरें, जो वीडियो ये सामने आई है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग हाथों में डंडे लेकर उस काफिले पर हमला करने के लिए जा रहे हैं जिसमें विदेश राज्य मंत्री इस समय मौजूद हैं। उन पर हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए, वो काफिले के अंदर बैठे हैं, सामने से कई लोग आते हैं, उस काफिले को घेर लेते हैं, सबके हाथों में डंडे हैं। काफिले को रुकवाया जा रहा है, गाड़ी को रुकवाया जा रहा है और अगर गाड़ी नहीं रुकती है तो उसके बाद फिर यह हमला किया जा रहा है। झंडे की तस्वीरें भी आपके सामने इस समय है, कुछ लोगों के हाथों में झंडे हैं और डंडे लेकर विदेश राज्य मंत्री पर हमला इस समय किया जा रहा है। टीएमसी के गुंडों पर आरोप, सीधे सीधे वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला, इसका आरोप टीएमसी के लोगों पर लग रहा है। रिजल्ट आने के बाद भी ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमेशा से ही आरोप लगता आया है कि रक्त रंजित राजनीति पश्चिम बंगाल की है। इलेक्शन से पहले जो हाल था वही हाल रिजल्ट आने के बाद भी, सरकार बनने के बाद दिखाई दे रहा है। आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, पश्चिम बंगाल में हमने देखा इलेक्शन से पहले किस तरीके का हाल था, वहां पर रक्त रंजित राजनीति का आरोप पहले से ही लगता आया है। जो घटनाएं इलेक्शन से पहले थी अब सरकार बनने के बाद भी वही हाल है। देखिए काजल जी, इतिहास रहा है हिंसा का पश्चिम बंगाल में, इलेक्शन के दरमियान और इलेक्शन के बाद भी जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में हम हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हार जीत होती रहती है, आज आप सत्ता में कल दूसरा आएगा, सत्ताएं आती रहेंगी जाती रहेंगी जी। लेकिन कार्यकर्ताओं की हत्या, काफिलों पर हमला, ये बिल्कुल एक बहुत चिंता का विषय है और इस पर कहीं सबको मिलकर एक रोक लगाने की जरूरत है। केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर अपना एक एक्शन इसके ऊपर प्लान तैयार करें जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसा कि आप विजुअल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग हाथ में झंडा लेके, तो देखिए कोई भी अगर मान लीजिए हमला कर रहा है तो वो अपनी पार्टी का झंडा लेके और उस तरीके से नहीं करेगा। जहां तक मैं समझता हूँ वो क्यों ये करेगा कि दिखाएगा कि भाई टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। तो जो भी कर रहा है वो एक चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और बंगाल में आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपसे भी चर्चा करेंगे और मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि कोरोना ने इस समय पूरी तरीके से देश में तांडव मचाया हुआ है। हमारे इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए। अशोक सरवाल जो कि ऑर्थो सर्जन है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक, सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा होता है कि ये जो दूसरी लहर है, अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये बेकाबू होती जा रही है, अब सीधे सीधे यही कहा जाएगा कि ये लहर बेकाबू होती जा रही है। अब इसको रोकना असंभव सा लग रहा है। इसको कंट्रोल करने में मदद और डेफिनेटली ये कंट्रोल तो होएगी, बट अभी तो स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे में हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन मुहैया कराना, मेडिसिन मुहैया कराना, ये सरकार की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बन गई है और गवर्नमेंट अपनी पूरी आउटस्टेप करके हेल्प कर रही है लोगों की। और लॉकडाउन जो है ये भी लगा हुआ है, तो
इससे भी हेल्प होगी इसको कंट्रोल करने में। तो ये सारी चीजें जो है मतलब इसको पैंडेमिक को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। आऊंगी आपके पास आरबी उपाध्याय जी, इस समय हमारे साथ बने हुए आरबी उपाध्याय जी, एक्सपर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये दूसरी लहर तो बेकाबू हो चुकी है, लेकिन जो तीसरी लहर है वो भी आने वाली है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। कितने तैयार हम हैं, सबसे बड़ा सवाल इस समय है। दिक्कत काजल तैयारियों को लेकर है जी। आज जिस तरीके से हम असहाय नजर आ रहे हैं, शासन प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है, केंद्र सरकारें राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही हैं, जो राजनीति कर रही हैं और लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाओं के, बिना बेड के। और जिस घर का व्यक्ति जाता है, जिस घर का कोई सदस्य इस महामारी में गया है, ये दुख क्या होता है ये राजनीतिक लोग नहीं समझते। ये विडंबना है इस देश की कि हेल्थ पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया और आज जो व्यवस्था है वो अपर्याप्त है। देखिए उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे शमशान घाट तक में जगह नहीं है। काजल इतना हृदय विदारक दृश्य है, मैं गया, मैंने जाके देखा कि वहां भी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और शासन प्रशासन या चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको इस संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ा होना चाहिए वो घरों में कैद हो गए, वो नहीं निकल रहे। देखिए मीडिया अपना काम कर रहा है, जा रहा है, मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं उसके शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। और जी हाँ। लेकिन सरकारें से जो उम्मीद की जाती है वो सरकारें उस पर खरी नहीं उतर रही। उसी का परिणाम है आप देखेंगे कि स्थिति कंट्रोल से बाहर नजर आ रही है और भयावह रूप ले चुकी है। और देखिए जो एक वायरस है, वायरस समय समय पर अपना जो रूप है वो बदलता रहता है। हाँ। और कोविड के बारे में अभी स्टडी कोई कंप्लीट नहीं है। आप देखेंगे फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव बाद कंफर्म था सेकंड वेव आएगी, लेकिन हम निश्चिंत रहे, हमने कोई तैयारी नहीं की। फर्स्ट वेव के बाद जो हमें टाइम मिला वो हमने दूसरे कामों में जाया कर दिया और हमने हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की। उसी का परिणाम है कि आज कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है। अगर हमने तैयारी की होती तो शायद स्थिति को कुछ कंट्रोल में किया जाए। बिल्कुल, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता अगर हमने तैयारी की होती तो। डॉक्टर अशोक, ये जो दूसरी लहर है हम इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। ये जो दूसरी लहर है पूरा सिस्टम इसमें गड़बड़ा चुका है। हमारे देश की सरकार इसमें फेल हो चुकी है, राज्य सरकारें इसमें पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन की कमी हो गई है। वैक्सीन की जो एक डेट डिसाइड की थी कि इस डेट से वैक्सीन लगेंगी, जो 18+ लोग थे उनको ठीक से प्रदेशों में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। एक तरीके से कहा जाएगा फेलियर तो सरकार का है ही। ये दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक, तीसरी लहर अब आने वाली है। एक डॉक्टर होने के नाते क्या मानना है आपका? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति हो गई है अपने देश में। ये आपकी बात पूरी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद किस स्थिति से हमारा देश कोरोना काल में गुजर रहा है ये आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर समूह नानक नाम लेवा सतगुता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना के महासंकट से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन इस महासंकट का, इस महामारी का इलाज इस समय नहीं मिल पा रहा है। लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लगातार मौतों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सरवाल, सवाल मेरा यही था आपसे कि दूसरी लहर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तीसरी लहर को लेकर आपका क्या मानना है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी लहर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, पर एक्चुअली किसी वायरस के अगेंस्ट कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए ये एक आप पेशेंट को प्रिवेंशन यही कहते हैं बेटर है। तो अगर जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, अगर हम तेजी से इसको कवर कर लेते लोगों को, तो इतनी ज़्यादा डेथ ना होती और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना होती और बेड की शॉर्टेज ना होती और ऑक्सीजन की कमी ना होती। पर चलो जो हो गया, अब वो लोगों की बेपरवाही है या सरकार ने व्यवस्था नहीं की, जो भी है वो हमारे सामने है। तो ये कंडीशन आज की डेट में सिचुएशन तो बहुत खराब है, पर हमें होप रखनी चाहिए कि अब ये धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि अब लॉकडाउन करा है सरकार ने, पर लॉकडाउन जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इससे एक बार कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, पर लोगों को अपने को बचा के रखना पड़ेगा। तीसरी लहर डॉक्टर सरवाल जो है उसके बारे में लगातार एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जो ये वाला वायरस से अपने रूप रंग बदल सकता है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अटैक और ज्यादा कर सकता है। इससे खतरा 2 गुना हो सकता है या फिर 3 गुना भी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वायरस का तो एक नेचर है, कोई भी वायरस है अपना वो म्यूटेशन करता है, अपना कैरेक्टर चेंज करता है। और जब ये देखा गया है पहली से दूसरी लहर 15 गुना ज़्यादा घातक है, और ये देखा गया है ये कुछ यंग लोगों में भी हो रही है, और अब तो ये गांव में भी इसकी फैल गई है, ये जो सेकंड वेव है। और थर्ड वेव जो होगी वो तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा घातक हो, और वो सुनने में ये है भी शायद बच्चों में भी और यंग बच्चों में होएगी। और इसको बचाने के लिए तो यही है, लोग अपने आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें और अपने आप को बचा के रखें, तो तभी ये सारा हो सकेगा। अदरवाइज बड़ा ये बहुत गंभीर स्थिति आ सकती है। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, ये तीसरी लहर की चिंता सिर्फ हम लोगों को नहीं है, सिर्फ मीडिया कर्मियों को नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक को नहीं है, ये तीसरी लहर की चिंता अब कोर्ट को भी है, और कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है कि आपके पास प्लान क्या है, कैसे आप तीसरी लहर से निपटेंगे, क्योंकि दूसरी लहर से सरकार नहीं निपट पाई, पूरी तरीके से फेल। ना तो वैक्सीन का इंतजाम पूरा हो पाया, ना बेड्स का इंतजाम पूरा हो पाया, ना अस्पतालों का सिस्टम सुधर पाया। मानते हैं आप सरकार फेल है इस मामले में, और आगे और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है? सरकार का फेलियर है, तभी कोर्ट डांट लगा रहा है। बिल्कुल। अब कोर्ट भी क्या क्या देखे, जो काम सरकारों का है वो सरकारों को देखना चाहिए और तैयारियां करनी चाहिए, कुछ होता नहीं है। और जब हताशा और निराशा का माहौल होता है तब कोर्ट को बीच में आना पड़ता है, सरकारों को फटकार लगानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी होता क्या है, ढाक के 3 पास होते हैं, कहीं कोई रेमेडी नजर नहीं आती। दिल्ली के मामले में, मैं दिल्ली से हूँ, कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा भी इतनी ऑक्सीजन चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब कल कुछ मतलब सप्लाई बढ़ी है। और देखिए एक चीज और है काजल, फर्स्ट वेव में हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, देश भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग था। फर्स्ट वेव का तो उतना असर नहीं हुआ और हमने अपनी तैयारियों के साथ और लॉकडाउन के साथ उसको जैसे तैसे अभी हम निपटा दिया उसको हमने।
बेरोजगारी बढ़ी, प्रवासी मजदूरों को दिक्कत हुई, लेकिन इतना नहीं फैला था। जो मौतों का आंकड़ा है वो इतना नहीं हुआ था। अब दूसरी वेव के साथ हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, सरकार के पास भी अपने खर्चे चलाने के लिए उतना पैसा नहीं है जितना फर्स्ट वेव के समय था। तो उसी का परिणाम है कि सरकारें भी लॉकडाउन से बच रही हैं, जो एक कड़े कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही हैं। और देखिए मजदूर भी पहले ही टूट चुका है, वो सोचता है कि भाई भूखों मरने से बेटर है कोरोना से लड़कर मरूं। उसकी जेब में पैसे नहीं है कि वो अपने घर में राशन रख सके और बच्चों को खिला सके। ये बात अलग है कि सरकार ने मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए मेरी फैमिली में 30 किलो का खर्चा है, 5 किलो आप फ्री दे दें, 25 किलो मार्केट से फिर भी खरीदना होगा मुझे। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और इसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल गफलत में रहे और ऐसा नहीं बिल्कुल समय आरबी नहीं मिला। उपाध्याय जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा हमारे देश में है, बावजूद इसके हमारे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। सबसे बड़ा सवाल, हमें दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, वहां से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ रही है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन क्या जो सिस्टम होना चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल, जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, और जीडीपी का जितना परसेंट जो और कंट्रियों में खर्च होता है भारत में वो नहीं देखने को मिलता है। हम जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, हम हेल्थ को कभी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं। हाँ। और प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले छोड़ दिया गया है। आप देखेंगे उसी का परिणाम है कि भी पर्याप्त संख्या में जब आप तैयारियां नहीं करेंगे तो ये होगा, ये देखने को मिलेगा। और तो और आप शमशान घाट की स्थिति दयनीय हो गई है। बिल्कुल, वहां भी एक्चुअल में लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, यानी जीते जी नहीं, मरने के बाद भी दिक्कत। तो इन सब चीजों पर सरकारों की तैयारी पे प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है, राज्य केंद्र के ऊपर डालता है, केंद्र राज्य के ऊपर डालता है। अरे भी देखिए, जनता ने तो दोनों को चुना है, उसने राज्य सरकार को भी चुना है, उसने केंद्र सरकार को भी चुना है, दोनों को वोट किया है। तो दोनों को मिलके इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। और तीसरी वेव की तैयारी जो महत्वपूर्ण है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे सेकंड वेव में सब कुछ खत्म नजर आ रहा है, वो उसकी पुनरावृत्ति न हो। थर्ड वेव में कम से कम कुछ तो तैयारी हो जिससे हम लड़ सकें। जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, ऑक्सीजन है, दवाएं हैं, वेंटिलेटर है, हाँ। उसकी तैयारी दिखनी चाहिए, बिल्कुल, कागजों तक सीमित न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सरवाल, हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि हमने पहली लहर में देख चुके हैं, पहली लहर को जैसे तैसे करके हमने पार पा लिया था। दूसरी लहर में हमने देखा पूरी तरीके से व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, अस्पतालों में हालात बहुत ज्यादा बुरे। हम सिर्फ देश की राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुंबई की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, हम बिहार की बात कर लेते हैं, लगभग देश भर के राज्यों की बात कर लेते हैं। पूरी तरीके से व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अस्पतालों के सिस्टम को देखते हुए आपका नजरिया क्या कहता है? तीसरी लहर के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं और किस हद तक मदद सरकारों की तरफ से मिल सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की? अभी जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। बिल्कुल, हॉस्पिटल से बेड नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को। और देखो, जो सबसे पहले जब शुरू हुई पहला कोरोना पिछले साल, उस टाइम लोगों में बहुत डर था। पहले 1000 केस आते, 2000, 4000 केस आते थे, तो डर था। और ऑक्सीजन फैसिलिटीज की व्यवस्था होगी। पर अब अगर हम अभी भी ना समझे तो तीसरी वेव के परिणाम इससे भी घातक हो सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को भी इंतजाम करने पड़ेंगे और लोगों को भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना पड़ेगा। आरबी उपाध्याय जी, इस समय मुझे वही लाइन याद आ रही है कि जो आपदा जितनी ज्यादा खतरनाक होती है उसके लिए इंतजाम उतने ही ज्यादा उच्च लेवल पर करने पड़ते हैं। अब हमारे लिए जो तीसरी लहर है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये बार बार कहा जा रहा है कि जो नया म्यूटेंट है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है और जल्दी अटैक कर सकता है, बच्चों में और ज्यादा अटैक कर सकता है, और हो सकता है कि मौतें भी ज्यादा हो सकती हैं। तो क्या वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ सकता है? क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि खतरा अब बढ़ेगा? आजल आपने देखिए, जिस तरह से फर्स्ट वेव से सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक है, उससे थर्ड वेव में हम उम्मीद करते हैं कि वायरस अपने आप को म्यूटेट करेगा और नए रूप में आएगा। अभी कुछ स्टडी आ भी रही है कि अब तो 3 दिन में काम खत्म है। अब जो नया वायरस का जो स्ट्रेन मिला है वो इतना घातक है और उसका जो फैलने का अभी जो स्पीड है वो भी ज्यादा है। देखिए, लापरवाही सबकी तरफ से हुई है, सरकारें भी लापरवाह रही
तो जनता भी लापरवाह हो गई थी। जनता ने भी जो प्रिकॉशन ले रहे थे फर्स्ट वेव के समय वो खत्म कर दिए थे, और सरकारों ने जो तैयारियां की थी, केंद्र ने भी राज्य ने भी, वो तैयारियां खत्म कर दी गई। आपने देखे वो जो स्पेशल वार्ड बनाए गए थे, डॉक्टर साहब को पता होगा अभी फर्स्ट वेव के समय, वो सब समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए और आम मरीज के लिए खोल दिए गए। तो हमारी और सरकारों की सबकी लापरवाही का नतीजा है। लापरवाही है और यही नतीजा है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश इस समय उस महासंकट से जूझ रहा है जिसका इलाज दूर दूर तक नजर नहीं आता है। इलाज सिर्फ यही है कि आप अपने घरों में रहिए, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।